मैम मॉक में मेरा हमेशा नहीं पर बाद में ये था कि मेरे 98 99 परसेंटाइल तो रहते ही थे। अटेम्प्ट में भी क्लियर हो सकता है। अगर नहीं हो रहा तो फिर हमें देखना चाहिए कि हमारी कहाँ पे क्या गलतियां आ रही है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। आज हमारे साथ है यहाँ पर मिस तनु सिंह, जिन्होंने रिसेंटली आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों क्वालिफाई किए हुए हैं। और एक बार हम लोगों ने इनका कम्युनिटी में आईबीपीएस क्लर्क का स्कोर कार्ड भी शेयर किया था, जिसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। तो काफी स्टूडेंट्स ने इसको लेकर काफी क्रिटिसाइज भी किया था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, बट सीरियसली गाइस पॉसिबल है। और इन्होंने अपने बिहार रीजन से आरआरबी क्लर्क में हाईएस्ट मार्क्स भी यहाँ पर स्कोर किए हुए हैं। सो वेलकम तनु एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। और तो हम लोग यहाँ पर आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम तनु से इनकी जर्नी के बारे में यहाँ बात करेंगे। बिकॉज जितना भी मैंने इनसे बात करी है, एक डिसिप्लिन्ड इंसान कहते नहीं है कि अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी लाइफ में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और कैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो जो लोग भी बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2023 के लिए, उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो तनु, सबसे पहले आप बताइए कि आपने ग्रेजुएशन किस ईयर में किया और क्या फील्ड था आपका। सर मैंने ग्रेजुएशन 2021 में कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके ओके। तो आपका जो कैटेगरी रहा था वो भी आप एक बार क्लियर कर दें, क्योंकि काफी स्टूडेंट हमारे जानना चाहते हैं इस चीज को भी। मैम कैटेगरी, हाँ हाँ जी। मैम मैंने जनरल कैटेगरी से क्लियर किया। ओके ओके, तो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये भी रहता है ना कि किस कैटेगरी का, क्योंकि वो लोग अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। और इसके अलावा तनु, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 2021 से स्टार्ट किया दिसंबर से, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1 ईयर आपको हुआ प्रिपरेशन का। ठीक है, जो कि एक बैंक यस के मैम। प्रिपरेशन में यूजुअली एस्पिरेंट्स के लिए लग ही जाता है, मतलब इतना टाइम लग जाता है। तो आपने अपनी प्रिपरेशन जर्नी को कैसे स्टार्ट किया, कैसे बेसिक्स क्लियर किए और कैसे आप फिर प्री टू मेंस मूव करा, आपने कितने मॉक टेस्ट दिए, आप क्लियर करेंगे इस पॉइंट को। मैम मैंने दिसंबर से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो फिर मैंने सबसे पहले तो कुछ स्ट्रेटेजी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, जो प्रीवियस कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया था। फिर उन ओके सब में मैंने कुछ कॉमन चीजें देखी थी, तो उसी से मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे कैसे करना है। तो फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले तो सिलेबस नोट डाउन कर लिया था, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश का। फिर मैं सबसे पहले क्वांट के लिए बताना चाहूंगी। तो फिर जब मैंने क्वांट के लिए मैंने टॉपिक वाइज स्टार्ट किया, जैसे मैंने परसेंटेज से स्टार्ट किया। तो मैं परसेंटेज का पहले लेक्चर्स देख लेती थी, मैंने सेल्फ प्रिपरेशन ही करी है। तो फिर मैं यूट्यूब पे डाल देती थी परसेंटेज, तो फिर उससे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेती थी। उसके बाद फिर मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो फिर मैं पूरा बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करती थी, जैसे कोई भी बुक होती थी तो उसमें लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 3 आता है। तो मैं पूरा हाई लेवल तक कर लेती थी, जिससे कि मेरा वो चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाता था। ओके फिर ओके। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करती थी। तो अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर पे भी मूव ऑन करती थी तो फिर प्रीवियस चैप्टर्स के जो भी मैंने कंप्लीट किए हैं तो मैं उसका क्विज लगाती रहती थी, जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होते हैं। तो ओके इससे मैं वो कॉन्सेप्ट्स भी नहीं भूलती थी और वो मेरा और स्ट्रांग होता जाता था। ओके तो ये मैंने क्वांट के लिए किया था। ओके फिर उसके बाद रीजनिंग के लिए भी सेम, मैंने सारे टॉपिक से कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। और ओके रीजनिंग मुझे कंपैरेटिवली थोड़ी इजी लगी थी, तो उसमें बस मुझे पजल्स पे ज्यादा फोकस करना था कि पजल्स बन तो जाती थी, बट मुझे ये था कि मुझे टाइम सेव करना है, ताकि मैं मिनिमम टाइम पे अच्छे से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकूं प्री स्पेशली प्री एग्जाम में। तो फिर मैंने पजल्स सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को करती थी और प्रैक्टिस करती थी फिर ज्यादा से ज्यादा। और हाई लेवल पजल्स के लिए भी मैं कोई लेक्चर डाल देती थी यूट्यूब पे, तो हाई लेवल रीजनिंग पजल्स तो फिर आ जाता था। ऐसे मुझे हाई लेवल पजल सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस हो जाती थी। और क्विज और मॉक तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये हेल्प करता है हमारी सबसे ज्यादा स्पीड मेंटेन करने में। उसके बाद फिर इंग्लिश इंग्लिश के लिए मैंने रीडिंग डेली बेसिस पे किया है पूरा। डेली मेरा था कि मैं डेली एडिटोरियल रीड करती थी, और मुझे नॉवेल्स रीड करना भी अच्छा लगता था, तो फिर नॉवेल्स भी रीड करती थी। इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स इंग्लिश में अच्छी हो गई थी। और इंग्लिश की प्रैक्टिस भी मैं क्विज और मॉक से ही करती थी। ओके ओके। तो आपने जब जैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो कितने टाइम बाद आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था? जैसे आपने दिसंबर 2021 से स्टार्ट किया, तो मॉक टेस्ट आपने कितने टाइम बाद देना स्टार्ट किया था?
मैम मैंने जल्दी मॉक स्टार्ट नहीं किए थे क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं सिलेबस कवर कर लूँ ताकि फिर मॉक दूँ तो थोड़ा, वरना मुझे लगता है कि अभी तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है इसलिए मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं। पर अगर मेरा सिलेबस हो जाता तो फिर रहता कि अब तो मेरा सिलेबस भी हो गया तो अब मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ वो मुझे पता चलता। तो फिर मैंने मॉक्स तो 2-3 महीने बाद ही स्टार्ट किए थे, ओके मार्च। ओके। तो आपने जैसे प्रिया आपने बोला कि इनकी एक चीज अच्छी थी कि इन्होंने देखो लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक ईच चैप्टर को टाइम दिया, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना चाहते हो और पकड़ बनाना चाहते हो तो इम्पोर्टेंट है कि आप प्री तक ही सीमित ना रहे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज थी इन्होंने जो कही यहाँ पर। तो आपने जैसे आईबीपीएस क्लर्क में 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पर स्कोर किया, तो कैसे पॉसिबल हुआ? मतलब लाइक ये भी एक बात है कि आपने कितने मॉक दिए थे प्रीलिम्स के? मैम प्रीलिम्स का तो मुझे याद ही नहीं है क्योंकि जितने मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था तो उनके मैंने सारे मॉक्स अटेम्प्ट किए थे। फिर ओके। जो भी फ्री प्लेटफॉर्म होता था वहां पे फ्री मॉक्स होते थे वो। और गाइडली का मैंने सारे मॉक्स, गाइडली में काफी सारे मॉक्स अवेलेबल है तो वो मैंने सारे ही दिए थे। और फिर उससे भी इम्पोर्टेंट है जो गाइडली लाइव टेस्ट लेता था तो वो मैं जरूर अटेम्प्ट करती थी क्योंकि एक तो उसमें पॉज करने का ऑप्शन नहीं होता तो वो काफी ज्यादा हेल्प करता है कि हमें पता रहता है कि हम बाकी बच्चों के साथ हमारा कंपटीशन कितना है, यस। हमारी रैंक कितनी आ रही है। तो वो सारे लाइव टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किए थे। और तो फिर मॉक तो मुझे याद नहीं कि मैंने कितने सारे दिए पर काफी सारे मैंने प्रीलिम्स के मॉक्स तो बहुत ओके। ज्यादा दिए। तो आप जब प्री में स्कोर कर रहे थे तो आप कितने मार्क्स तक स्कोर कर लेते थे मॉक टेस्ट में? मैम मॉक में मेरा हमेशा नहीं पर बाद में ये था कि मेरे 98-99 परसेंटाइल तो रहते ही थे। ओके। और कभी कभी मेरा रैंक और टॉप 10 में भी, जैसे लाइव टेस्ट में मेरा टॉप 10 में रैंक रहता था। हाँ, ओके ओके। तो आप जैसे आपने एक साल में प्रिपरेशन में निकाला, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है आज के जमाने में जिस हिसाब से इतना कंपटीशन है। तो आप एस्पिरेंट्स को क्या एक मैसेज देना चाहोगे जो आपने एक साल पूरा फॉलो किया? आप कितने घंटे आपने पढ़ाई करी, कितना कंसिस्टेंसी, क्या ऐसी एक एक चीज थी जो आपको मोटिवेट रखे रही पूरे साल? मैम मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मैंने तभी सोच लिया था। वैसे मैंने देखा था यूट्यूब पे भी कई एस्पिरेंट्स होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर करते हैं और जिन्हें 2-3 साल भी लग जाते हैं और फिर भी नहीं हो पाता है। तो पर मैंने सोचा था, ये नहीं सोचा था कि फर्स्ट में ही करना है, पर मैंने सोचा था कि अब मैं जब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रही हूँ तो फिर मैं अब कोई ब्रेक नहीं लेने वाली हूँ बीच में। और मेरा ओके। ये, और मैं अभी भी यही कहूंगी कि जो सबसे ज्यादा चीज जिसने मुझे हेल्प करी है वो थी कंसिस्टेंसी। मैंने पूरे ईयर एकदम कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी है। 8 to 10 आवर्स तो मेरा एवरेज रहता ही था। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो बैंकिंग एस्पिरेंट्स को, कि आपको 10 to 12 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर हम किसी चीज का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें फिर उसे अच्छे से करना चाहिए। तो मुझे मुझे 8 to 10 आवर्स डेली, और मुझे ये नहीं कि मैं फ्री रहती थी, 8 to 10 आवर्स लग ही जाते हैं अगर आप 4 सब्जेक्ट्स को डेली कर रहे हैं, उसके मॉक्स लगा रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो इतना टाइम तो चला ही जाता है। तो फिर कंसिस्टेंटली मैंने प्रिपेयर किया। और अगर मैं ब्रेक लेती थी तो संडे को लेती थी और उसमें भी फिर मैं करंट अफेयर्स का थोड़ा रिवीजन करती थी। ओके। तो करंट अफेयर्स आप स्टार्टिंग से ही कर रहे थे कि आपने एग्जाम टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? मैम करंट अफेयर्स मेरा थोड़ा वीक पार्ट था और ये मुझे पहले से ही पता था। और कि मैं अगर स्कोर कर पाऊंगी तो वो मैथ्स और रीजनिंग में ही कर पाऊंगी। ओके क्योंकि ओके। मैं करंट अफेयर्स करती तो थी पर वो मुझे उतने अच्छे से याद नहीं रहता था या फिर पता नहीं मैं कहाँ पे लैग करती थी। ओके। तो पर मैं करंट अफेयर्स वैसे तो डेली करती थी पर एग्जाम टाइम में पता नहीं कहाँ पे मुझसे गलती हो जाती थी। अच्छा अच्छा, हाँ, हो जाता है, कोई बात नहीं। सारे सब्जेक्ट किसी भी एस्पिरेंट के एकदम परफेक्ट नहीं हो पाते, बट स्टिल चीजों को करना होता है। तो मैं यही बोलूंगी एस्पिरेंट से भी कि अगर आप लोग किसी कारण से लैग कर रहे हो, दैट मीन्स फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप अगर कंसिस्टेंट हो देन आपको खुद ही आपके रास्ते बनते चले जाते हैं कि आपको, इन्होंने बोला कि मुझे 8 से 10 घंटे लग जाते थे, रीजन ये था कि भाई इतने ही सारे सब्जेक्ट होते हैं, फिर आप उनको टाइम दे रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको उतना टाइम लग ही जाता है। ठीक है, तो नहीं इजी है चीजें, ऐसा नहीं है, एक प्रोसेस है जिसको इंसान फॉलो करता है, देन उसके बाद उसको सक्सेस यहाँ पर मिलती है। तो मेरे हिसाब से यही है कि जो भी स्टूडेंट डिमोटिवेट फील करते हैं या नई तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आप चीजों को समझे कि आपके एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। दूसरा पॉइंट ये है, आपको अगर टॉपिक वाइज दिक्कत होती है कि आपने एक टॉपिक किया दूसरा भूल जा रहे हो, तो आप जैसे इन्होंने बोला कि ये क्विजेस करते थे, तो जिससे इनकी कंसिस्टेंसी बनी रही और उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस होती रही। मेंस के लिए
रैंडम ये यूट्यूब पे लेक्चर इन्होंने सेल्फ स्टडी करी है तो ये यूट्यूब से लेक्चर्स देख लेते थे, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक मेंस का पजल का है या डीआई का है, तो उससे ही अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके फिर अपना मॉक टेस्ट पे मूव कर जाते थे। तो प्रैक्टिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसिस्टेंसी, ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तनु, आपकी जो फर्स्ट सैलरी है आप उसके साथ क्या करना चाहेंगे, क्या आपने सोचा हुआ है जो आपको मिलेगी? मैम मैम अभी तो नहीं सोचा, पर वही सैलरी तो मैं अपने मम्मी पापा को ही दूंगी, तो अब वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या ओके, करना है। तो आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपकी इस सक्सेस जर्नी में? मैम मेरा सबसे ज्यादा सपोर्ट एक तो भगवान जी का होता ही है, और फिर मेरी फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे पूरा 1 ईयर कोई भी काम नहीं करवाया मेरी फैमिली ने मुझसे। और पूरा 1 ईयर बोला उन्होंने कि आप बस अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, हम चाहते हैं कि आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर लो और इसी ईयर आपकी जॉब लग जाए। तो फिर मैंने वो पूरा मुझे टाइम देते थे कि पढ़ाई कर लो, और अगर मैं पढ़ाई नहीं करती थी, मैं कहती भी थी कुछ कर देती, तो बोल देते नहीं, फिर अगर पढ़ाई करिए तो थोड़ा ब्रेन को रेस्ट दे दो। तो ओके, पर उनका पूरा बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता तो था। ये बहुत अच्छी चीज है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं अगर ये वीडियो देखते हैं तो मैं उनको यही बोलूंगी कि सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे ही पेरेंट्स आजकल करते हैं, उनसे ज्यादा कोई सपोर्ट कर नहीं सकता, लेकिन बट स्टिल कहीं पर कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके मैसेजेस आते हैं कि मैम बहुत प्रेशर है, घर वाले कहते हैं सिलेक्शन नहीं होगा, शादी कर देंगे, ये वो। तो प्लीज अगर आपका बच्चा 1 साल मांग रहा है तो, और आप लोग भी ऑनेस्टी के साथ उस पूरे समय को यूटिलाइज करिए ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाओ, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंसान का सेल्फ डिपेंड होना। क्योंकि अगर आप खुद पे डिपेंडेंट हो तो चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में तनु, आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे एस्पिरेंट्स को कि उन्हें अपनी प्रिपरेशन के दौरान, आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा कि कभी आपको डिमोटिवेशन फील हुआ होगा या मार्क्स नहीं आ रहे, या फिर कभी जर्नी में ऐसा नहीं लगा कि नहीं हुआ तो क्या होगा, या कभी ऐसा कुछ फील आया था कि कंसिस्टेंसी बिगड़ गई? क्योंकि आजकल के सिनारियों में ना सबसे ज्यादा हमारा माइंड बहुत चंचल होता है, लाइक कभी इधर भाग रहा है कभी उधर। तो क्या कभी आपके संग ऐसा कुछ हुआ कि कंसिस्टेंसी बिगाड़ दे? तो क्या एक ऐसी चीज थी जिसने आपको कंसिस्टेंट रखा? मैम मैंने सोच रखा था कि मुझे जब अगर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो फिर मुझे अच्छे से ही करना है, इस बीच में मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो मैं उतना सोशल मीडिया भी यूज नहीं करती थी। ओके, और और मुझे पता था, और मैंने ये पहले भी अपने मतलब टीचर्स वगैरह सभी बोलते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंटली डेली प्रिपेयर कर रहे हो, डेली अगर आप 8 to 10 आवर्स भी नहीं दे पा रहे, तो किसी दिन आप 4 to 5 आवर्स दे दो, पर डेली प्रैक्टिस तो जरूर करो। क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स है ही, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो फिर स्पीड अच्छी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो फिर आप आराम से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हो सकता है। अगर नहीं हो रहा तो फिर हमें देखना चाहिए कि हमारी कहाँ पे क्या गलतियां आ रही है, और हमारे, हाँ, हमारे जो लैक, जहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, हमारे जो वीक पॉइंट्स है, हमें वहां पे काम करना चाहिए। और अभी कभी मेरे मार्क्स कम आते थे तो मुझे लगता भी था कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, पर फिर भी मेरे यहाँ पे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे और क्या करना चाहिए। पर उसकी वजह से मैं एकदम डीमोटिवेट नहीं हो जाती थी कि अब मैं 2-3 दिन पढ़ाई नहीं करती थी, सिर्फ ओवर थिंकिंग करती रह जाती थी, ऐसा मैं नहीं करती थी। मेरे अगर कम मार्क्स आते भी थे तो मैं अपनी गलतियां देखती थी, फिर उन टॉपिक्स पे काम करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि क्योंकि एग्जाम जो है वो अगस्त में स्टार्ट हो गए थे, तो फिर अगस्त के बाद मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कुछ सोचने का, कभी फ्री होता था किसी एग्जाम का, किसी का मेंस होता था। और उस हाँ, तो फिर इसलिए उतना सोचा नहीं, बस मुझे पता था कि मेरे पास एग्जाम्स अभी हैं और मुझे उन्हीं पे फोकस करना है, और किसी चीज के बारे में अभी नहीं सोचना। ओके। तो ये भी एक एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है तनु कि जैसे कि आप कह रहे हो ना कि जैसे कभी किसी का प्री पड़ गया, किसी का मेंस पड़ गया, तो इस चक्कर में स्टूडेंट्स प्री ही करते रह जाते हैं। लाइक आपको भी ये चीज फील हुई होगी कि भाई एक का प्री है, फिर भाई 25 दिन बाद किसी का मेंस है, 15 दिन बाद किसी का प्री है, तो किस पर फोकस करें, प्री पर फोकस करें या मेंस पे करें? तो आपने मेंस को कैसे टाइम दिया था या कब से टाइम दिया था? यस मैम, अगस्त के बाद तो शेड्यूल बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो गया था। पर जब मैंने स्टार्टिंग में ही, जब जो जनवरी to अगस्त का मुझे टाइम मिला था, उसी में मैंने अपना प्री और मेंस दोनों, ये नहीं कि उस टाइम मैं बस प्री कर रही थी, मैंने अपने मेंस के भी क्वेश्चन साथ में किए थे। इनफैक्ट ओके, मैं मेंस की मॉक भी दे रही थी जुलाई से पहले। फिर ओके, जब मेरे प्री और मेंस दोनों आने लगे थे, तो मुझे पता था एक तरह से कि मेरा प्री तो डेली, ओके, ओके, तो फिर उसके बाद एनालिसिस करके और टाइम मेंस को डिवोट करती थी, क्योंकि सबको पता है अगर मेंस ही थोड़ा
टफ होता है और मेंस में हमें कट ऑफ से हाई मार्क्स लाने होते हैं ताकि इंटरव्यू के बाद हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो फिर इसलिए मैंने मेंस पे ज्यादा टाइम दिया। ओके, तो ये भी एक पॉइंट है गाइस, जो अक्सर स्टूडेंट गलतियां करते हैं कि उनके सिलेक्शन में टाइम लगता है, कि आप लोग मेंस को प्रायोरिटी नहीं देते हो। ठीक है, नो डाउट सिलेबस आपका है तो आप 2-3 महीने बेसिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए, देन उसके बाद आप मेंस की प्रिपरेशन भी साथ में करिए, क्योंकि यही होता है अक्सर सारे एग्जाम आपके बैक टू बैक आते हैं, देन आपको समझ नहीं आता प्री करें या मेंस करें। तो इस तरह से जब भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप पहले से ही तैयारी करो, ताकि आपके रास्ते ओपन रहे, आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज पता रहे कि हाँ मेंस में ऐसा पूछा जाता है, प्री में ऐसा, तो आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर रहे। तो इन्होंने बोला इन्होंने मेंस के मॉक भी दिए थे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट पर रिलाय करें, और मॉक टेस्ट जितना भी हो, इन्होंने फ्री भी दिए, पेड भी दिए, और फिर गाइडली से भी काफी ज्यादा इन्हें हेल्प हुई। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, और मॉक टेस्ट हो गया और अपनी गलतियों को सुधारें। ठीक है, कि आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे, आपके मार्क्स नहीं आ रहे, देन वो एक रीजन नहीं है। क्योंकि आप ऐसा देखो, अभी हम जिनसे बात कर रहे हैं ये भी तो सिलेक्टेड है, तो ऐसा नहीं इनकी लाइफ में भी ऐसा हुआ कि जब ये मॉक देते थे तो कभी कम नंबर आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है, तो ये तो चलता ही रहना है ना। आपको क्या करना है, अपनी गलतियों से सीखना है, क्योंकि मोस्टली एस्पिरेंट के साथ यही होता है कि हम गलतियां करते जाते हैं, पर हम उन गलतियों पे वर्क नहीं कर पाते हैं, जो कि हमें सुधारना है, क्योंकि वहीं से सक्सेस के रास्ते को आपके खुलते हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो और इसके बाद मैं यही बोलूंगी, कोई एक मैसेज जो आप, जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं उनको देना चाहते हो, कि अपने एंड से। जिसमें मैं सारे एस्पिरेंट्स को यही जिसमें सारे एस्पिरेंट्स को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो बस कंसिस्टेंटली प्रिपेयर डिसिप्लिन वे में डेली टारगेट सेट करे कि हमें डेली इतना टास्क तो कंप्लीट करना ही है, और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम वो डेली टारगेट्स को कंप्लीट करें। और मॉक और क्विज से हम जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं वो हम जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारी स्पीड को इम्प्रूव करने में, और हमें क्वालिटी क्वेश्चन एग्जाम लेवल का जो कंटेंट है वो सबसे ज्यादा हमें मॉक टेस्ट से ही मिलता है। तो फिर हमें जरूर टेस्ट करने चाहिए, अपने वीक एरियाज पे एनालाइज करना चाहिए और उस पे काम करना चाहिए, ताकि जो और फिर अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारे एग्जाम्स क्लियर होने के काफी चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है, कि आपको अगर अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, देन क्विज और मॉक टेस्ट देते रहिए, ताकि आप जो भी टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हो उनसे आपका टच बना रहे और प्रैक्टिस आपकी अच्छी होती रहे। और आप मॉक टेस्ट पे रिलाय करें, ताकि आपको काफी एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मिलती है और आप अपनी कमियों पर वर्क कर पाते हो। सो बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो यहाँ तक उन्होंने बताई, और एक तरीके से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके दिमाग के ऊपर से गया, सारी प्रैक्टिकल बातें हैं जो एक इंसान ने फॉलो करी है यहाँ पर। ठीक है, जो कि एकदम रियलिस्टिक है। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकती है। देखो, स्ट्रेटेजी सबकी अलग होती है, कमियां सबकी अलग होती है, लेकिन तरीके जो होते हैं वो हमें अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो एक ही जगह पहुंचना है भाई। नंबर आपको भी लाने हैं, उनको भी लाने हैं, तो बस बस इतनी है कि जहां भी आप कमी है, आप अपने वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया को पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग वर्क करिए, क्योंकि वही है, डिमोटिवेट होकर बैठने से कुछ भी नहीं मिलना। तो बहुत ही सही चीजें यहाँ तनु ने बताई, तो थैंक यू सो मच तनु, कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर, और ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी पूरी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो आपको आगे की भी रास्ते, आपके सक्सेस के जो पाथ होते हैं उनको ओपन यहाँ पर करता है। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच तनु फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।